एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल MJ स्टडी में। दोस्तों, पिछले हमने लेक्चर में समुच्चय के प्रकार के बारे में पढ़ा था। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं और सभी के बारे में हमने थोड़ी बहुत डिटेल से जानने की कोशिश किया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और लास्ट के दो समुच्चय वीडियो एरर की वजह से बच गया था दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं लास्ट के दो समुच्चय, विसंगत उप समुच्चय, विसंगत समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय, और लास्ट अंतिम वाला है जो वो पूरक समुच्चय है। चलिए इन दोनों को एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, असंयुक्त समुच्चय, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं। डिसजॉइंट सेट यानी असंयुक्त सेट समुच्चय या विसंगत समुच्चय। नाम से स्पष्ट है, असंयुक्त यानी दोनों में से कोई भी कॉमन ना हो। इसके पहले हमने पढ़ा था एक समान समुच्चय, यानी दो समुच्चय समान समुच्चय तब कहलाते हैं जब दोनों के सदस्य या एलिमेंट समान हो, भले ही उनका क्रम भिन्न भिन्न क्यों ना हो। लेकिन इस सेट में ऐसा नहीं है दोस्तों, ये ठीक समान समुच्चय के उल्टा है। यहाँ पर ये कैसे काम करता है, मान लीजिए हमारे पास कोई दो समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी। समुच्चय ए के जो सदस्य हैं वो समुच्चय बी में नहीं होने चाहिए और समुच्चय बी के जो सदस्य हैं समुच्चय ए में नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसे कंडीशन फॉलो करता है तो वो असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय है ए जिसमें तीन सदस्य हैं 4, 5 और 6। ठीक, हमारे पास एक बी समुच्चय है जिसमें एलिमेंट है 1, 3, 7। ये दोनों समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन न होने की वजह से ए समुच्चय बी दोनों असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। तो उम्मीद है आपको असंयुक्त समुच्चय को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे पूरक समुच्चय, जिसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, इन सभी को हमको जानते हैं। आइए जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट यानी कि पूरक समुच्चय के बारे में। पूरक समुच्चय जिसे हम लोग अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है? सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग एक हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें ए बी सी डी ई डॉट 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 एक्स वाई जेड यानी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का एक समुच्चय है जिसमें कुल 26 सदस्य हैं। और एक समुच्चय हमारे पास कोई समुच्चय पी है जिसमें सी डी ई एफ 4 सदस्यों का एक समुच्चय पी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा? ये समुच्चय यूनिवर्सल है और ये समुच्चय पी है। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट यानी पूरक समुच्चय ऐसे समुच्चय को कहते हैं कि इस समुच्चय में से इनके सदस्यों को अगर हटा दिया जाए तो बाकी इनमें जो भी सदस्य बचेंगे वो ठीक इसके कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक समुच्चय कहलाते हैं। और पूरक समुच्चय को हम लोग पी डैश या पी पे पावर सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं इसका पूरक समुच्चय क्या होगा। इस यूनिवर्सल सेट यानी कि जो समष्टि समुच्चय है इसमें से ये वाला समुच्चय के सदस्यों को घटा देना, यानी कि सी डी ई और अगला एलिमेंट इसमें एफ है, एफ, इसको हटाकर बाकी जो सदस्य बचेंगे वो पूरक समुच्चय कहलाएंगे। तो जान लेते हैं क्या क्या बचेंगे। सबसे पहले ए बचेगा, बी बचेगा, बाकी सी डी ई एफ नहीं रहेगा, इसमें हटा देंगे। तो ए बी जी एच आई डॉट 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 एक्स वाई जेड। ये हो गया दोस्तों समुच्चय पी का पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट्री समुच्चय, यानी कि ऐसा समुच्चय जो इनके ठीक पूरक हो या फिर इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये यूनिवर्सल सेट यानी कि संपूर्ण हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको पूरक समुच्चय समझ में आया होगा। अब हम इन सभी समुच्चयों को कुछ खास उदाहरण को समझेंगे और उदाहरण के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया करता है, उन सबको हम जानेंगे। तो आइए आगे के देखते हैं।
तो दोस्तों हमने कुल 12 समुच्चयों के बारे में सीख लिया है अच्छे से, और कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय है जिनको हम प्रदर्शित करते हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, तो I प्लस, I माइनस, I Q, R, Z, Q प्लस, Q माइनस और C क्या है, इन सभी के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक शब्द का आप लोगों ने भली भांति सुना होगा। तो इंटीजर्स प्लस यानी कि धन पूर्णांक संख्या है। इंटीजर्स प्लस यानी कि धन पूर्णांक संख्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। यदि इंटीजर्स प्लस यानी कि धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है तो हम उसे इंटीजर्स प्लस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इंटीजर्स माइनस यानी कि ऋण पूर्णांक संख्याओं को इसमें शामिल करेंगे, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इस तरह से। ठीक, इंटीजर्स ये एक ऐसा संख्याओं का समुच्चय है जिसमें माइनस प्लस सब शामिल हो सकते हैं दोस्तों। ठीक, यानी इंटीजर्स अगर है तो इसमें धन और माइनस दोनों संख्याओं का समुच्चय हो सकता है, जबकि इंटीजर्स प्लस में केवल धनात्मक पूर्णांक रहेंगे, इंटीजर्स माइनस में ऋणात्मक पूर्णांक रहेंगे। ठीक, अब बात आती है क्यू। तो दोस्तों क्यू ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है जिसे हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। इसमें 1/2, 2/3, 7/9, 8/10 इस तरह के संख्याओं का समुच्चय होता है। पर इसमें विशेष बात यह है, खास बात यह है ध्यान रखने वाली, कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/0 या 9/0 इस तरह की संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, और Q को हम लोग परिमेय संख्याओं के समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार R यानी कि रियल नंबर जिसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, तो R से हम लोग वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें 1, 2, √2, √-2 इस तरह के संख्याओं अगर होती हैं दोस्तों और उनका समुच्चय बनाया जाता है तो हम इसे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। ठीक, अगला है Z। दोस्तों जिस तरह से हमने इंटीजर्स को धन या ऋण संख्याओं का समुच्चय को हम लोग इंटीजर से दर्शाते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग Z से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि Z को भी हम लोग पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय के रूप में प्रदर्शित करते हैं। Q प्लस, Q माइनस, यहाँ से आप समझ गए होंगे, यदि ऋण परिमेय संख्याएं हो तो हम लोग Q माइनस और धन परिमेय संख्याएं हो तो Q प्लस। आइए इनको भी देख लेते हैं। Q प्लस यानी कि 1/2, 3/4, 6/9 इस तरह की संख्याओं का समुच्चय होगा, और Q माइनस यानी कि ऋण परिमेय संख्याएं अर्थात -1/2, -3/4, -6/9 अगर इस तरह से परिमेय संख्याएं ऋणात्मक में तो Q माइनस से प्रदर्शित करेंगे। अब C वाला मामला क्या है, तो अधिकल्पित संख्याओं का समुच्चय को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, कैसे देखते हैं। 1 प्लस I मान लेते हैं एक संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है। ठीक उसी तरह से 2I, 0 प्लस 3I इस तरह से संख्याओं का समुच्चय है, तो उसे हम लोग कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे की ओर बढ़ेंगे कुछ प्रमेय के बारे में, जिनमें कुछ खास प्रमेय है कि रिक्त परिमेय एक अद्वितीय परिमेय होता है, सभी समुच्चयों का एक उप समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है। इसी तरह से 3-4 हमारे पास प्रमेय हैं, उन प्रमेयों के बारे में हम देखेंगे। रिक्त समुच्चय एक अद्वितीय समुच्चय है। आइए इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। दोस्तों रिक्त समुच्चय क्या होता है, हमने समुच्चय के प्रकार में पढ़ लिया है कि रिक्त समुच्चय क्या है। रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई भी सदस्य नहीं होता है, यानी एक भी सदस्य, एक भी एलिमेंट उस समुच्चय में नहीं होते हैं, उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किससे, फाई से। तो प्रमेय नंबर 1 कह रहा है क्या, कि रिक्त समुच्चय एक अद्वितीय समुच्चय है। तो आइए उपपत्ति में सिद्ध करते हैं। φ1 और φ2 दो रिक्त समुच्चय हैं, तो φ1 φ2 के बराबर नहीं होगा,
यदि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 φ1 और φ2 के बराबर कब नहीं होगा? जब φ1 में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो φ2 में ना हो, या जब φ2 में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो φ1 में ना हो। लेकिन चूंकि रिक्त समुच्चय एक अद्वितीय समुच्चय है, इसको प्रमेय को सिद्ध करना है। उपपत्ति में हमने लिखा कि φ1 और φ2 माना दो रिक्त समुच्चय है। यदि φ1 और φ2 दो रिक्त समुच्चय है तो φ1 φ2 के बराबर नहीं होगा। कब? जब φ1 में कम से कम एक ऐसा सदस्य हो जो φ2 में ना हो। अगर रिक्त समुच्चय φ1 में एक ऐसा सदस्य है जो φ2 में ना हो, या φ2 में एक ऐसा सदस्य हो, कम से कम एक ऐसा सदस्य हो जो φ1 में ना हो, तब वो रिक्त समुच्चय φ1 φ2 के बराबर नहीं होगा। लेकिन ऐसा असंभव है। क्यों? क्योंकि जब दोनों ही रिक्त समुच्चय है तो उनमें एक भी सदस्य होंगे ही नहीं। चूंकि φ1 व φ2 दोनों रिक्त समुच्चय हैं, दोनों रिक्त समुच्चय हैं, अतः दोनों में से किसी में भी कोई सदस्य नहीं है। इसलिए φ1 φ2 के बराबर नहीं होगा। ठीक, इसलिए φ1 φ2 के बराबर होगा। अर्थात जब दोनों ही रिक्त समुच्चय है तो किसी में भी कोई सदस्य है ही नहीं। जब कोई सदस्य नहीं तो दोनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन कम से कम इसमें एक सदस्य ऐसा हो जो इसमें ना हो, या फिर कम से कम एक सदस्य ऐसा हो जो इसमें ना हो। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों ही रिक्त समुच्चय हैं और रिक्त समुच्चय में कोई सदस्य नहीं होते। इसलिए φ1 φ2 आपस में बराबर होंगे और यह एक अद्वितीय समुच्चय है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रमेय की ओर। प्रमेय नंबर 2। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब वो कैसे? मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय है ए, मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय है ए। अब मुझे इसका उपसमुच्चय बनाना है। तो उपसमुच्चय कैसे बनता है? इनके सदस्यों को लेकर एक एक करके उनको ग्रुपिंग करके जो समुच्चय बनाएंगे वही उपसमुच्चय होता है। तो सबसे पहले तो हम एक ऐसा समुच्चय बनाएंगे जिसमें कोई सदस्य ही ना हो, जिसे हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी तो एक इसका उपसमुच्चय हुआ क्योंकि इसमें एक भी सदस्य नहीं है। ठीक उसी तरह रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है।
प्रमेय नंबर 3, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय ए है, कोई समुच्चय ए है जिसमें 7, 9, 11 3 सदस्य हैं। अगर मैं इनको उप समुच्चय बनाऊं तो एक समुच्चय 7 हो जाएगा, एक समुच्चय 9 होगा, एक समुच्चय 11 होगा, या एक समुच्चय ऐसे भी बन सकता है 7, 9 हो, या फिर एक समुच्चय ऐसे भी बन सकता है 9, 11 हो, या फिर एक समुच्चय ऐसा भी हो सकता है 7, 9 और 11 भी हो, या फिर एक समुच्चय ऐसा बनता है जिसमें कोई सदस्य न हो, 5 हो। ठीक, तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय था। अभी भी हमने इस समुच्चय का उपसमुच्चय लिखा, यानी कुल इतने उपसमुच्चय है जिनमें ये स्वयं शामिल है 7, 9, 11, 7, 9, 11। अतः हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए स्वयं का उपसमुच्चय है। राइट, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रमेय 4, प्रमेय 4 में क्या कह रहा है, एक प्रमेय हमारे पास, यदि ए उपसमुच्चय है बी का और बी उपसमुच्चय है ए का, तो सिद्ध कीजिए कि ए जो है बी के बराबर होगा। ठीक, कैसे सिद्ध करेंगे? दिया है, यदि समुच्चय बी का उपसमुच्चय है और समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, तो सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए और समुच्चय बी आपस में बराबर है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे? आइए देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। एक्स एलिमेंट ए यदि x एलिमेंट a का है, a से रिलेटेड है, तो x एलिमेंट b से भी रिलेटेड होगा। किंतु यदि x एलिमेंट b से रिलेटेड है तो x एलिमेंट a का होगा। ठीक, इतना समझ में आया? और अच्छे से जानते हैं इस चीज को। यदि ए बी का उपसमुच्चय है तो x क्या होगा? a का एलिमेंट होगा, तो x क्या होगा? b का भी एलिमेंट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन यदि b उपसमुच्चय है a का, तो x एलिमेंट b का होगा, तो x क्या होगा? a का भी एलिमेंट होगा। इक्वेशन नंबर 2। और ये दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या रिजल्ट हासिल होता है कि अगर x a से रिलेटेड है तो x क्या है? b से भी रिलेटेड होगा। इसलिए a और b आपस में क्या है? बराबर है। अतः हम कह सकते हैं समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय है और समुच्चय बी ए का है, तो ए और बी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आइए अगले प्रमेय की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से एक प्रमेय और है हमारे पास। यदि ए बी का उपसमुच्चय है और बी सी का उपसमुच्चय है, तो सिद्ध कीजिए कि ए जो है उपसमुच्चय होगा सी का। बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं। यदि ए उपसमुच्चय है बी का, तो x एलिमेंट होगा ए का, तो x b का भी एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन अगर b उपसमुच्चय है c का, तो
x अगर b से रिलेटेड है तो x c से भी रिलेटेड है। इक्वेशन नंबर 2, अगर x a से रिलेटेड है तो x b से है, ठीक। लेकिन जब भी उपसमुच्चय है c का तो वही x b से अगर एलिमेंट है तो x c का भी तो एलिमेंट होगा। अतः 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि x एलिमेंट अगर a का है तो x एलिमेंट c का भी होगा। इक्वेशन नंबर 3 से हम कह सकते हैं कि a उपसमुच्चय है c का। वीडियो को पास करिए, इसे जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, पढ़ते हैं आगे। प्रमेय 5, पांचवा प्रमेय देखते हैं। n अवयव वाले समुच्चय, n अवयव वाले समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या 2n होती है। ये भी एक प्रमेय है, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय Q है, 7, 9, 11, 15 और 18। ये हमारे पास एक समुच्चय है। कह रहा है इसका उपसमुच्चय बनाइए, ठीक। तो कैसे बनाएंगे उपसमुच्चय? सबसे पहले या तो हम 7 लेकर बना सकते हैं, या फिर 9 लेकर बना सकते हैं, या फिर 11 लेकर बना सकते हैं, ठीक। 15 लेकर बना सकते हैं, एक समुच्चय 18 लेकर बना सकते हैं, ठीक। अब 2-2 अंक लेकर बनाएंगे, 7 और 9 लेकर उपसमुच्चय बना देंगे, ठीक। 9 और 11 लेकर बना देंगे एक उपसमुच्चय, ठीक। 11 और 15 लेकर बना देंगे एक उपसमुच्चय, ठीक। 15 और 18 लेकर बना देंगे एक उपसमुच्चय, ठीक। 7, 11 लेकर बना सकते हैं हम लोग एक उपसमुच्चय, 7, 15 लेकर बना सकते हैं, ठीक। 7, 18 लेकर बना सकते हैं, ठीक। 9 और 11 लेकर बना सकते हैं, 9, 11 है तो 9, 15 लेकर बना सकते हैं हम लोग, ठीक। 9, 18 लेकर बना सकते हैं हम लोग, ठीक। और भी बन जाएगा, ठीक। अब देखते क्या, 11, 15 हो गया, ठीक। 11, 18 हम लोग बना सकते हैं, ठीक। इसके अलावा 15, 18 लेकर बना सकते हैं, ये लिखा हुआ है। अब 3-3 अंक लेकर हम लोग बनाएंगे, 7, 9, 11 बन जाएगा आपका, ठीक। 7, 11, 15 हम लोग बना लेंगे, 7, 11, 15 हम लोग बना देंगे, 7, 15, 18 बना देंगे, 7, 15, 18 एक उपसमुच्चय बन जाएगा। 9, 11, 15 लेकर बना देंगे भी, 9, 11, 15 लेकर बना देंगे, फिर 9, 15, 18 लेकर बना देंगे, फिर 11, 15 और 18 ये तो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक। इस तरह से इसकी कुल उपसमुच्चय हम लोग बना लेंगे। तो यही ये प्रमेय में कह रहा है कि n अवयव वाले समुच्चयों में उपसमुच्चयों की संख्या 2n होती है। तो यदि हम ये कहें कि एक समुच्चय Q है और उसमें 1, 2, 3, 4, 5 सदस्य हैं, इसके कुल कितने उपसमुच्चय होंगे? तो इसके कुल जो उपसमुच्चय होंगे 2n, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 32, यानी कि इस समुच्चय के जो कुल उपसमुच्चयों की संख्या होगी वो 32 होगी। हमने पूरा नहीं बनाया है, पूरा आप बनाएंगे
तो गिनेंगे तो आप 32 से 32 समुच्चय मिलेंगे, जो इस समुच्चय के कुल उप समुच्चयों की संख्या होती है। ठीक, वही चीज इस प्रमेय में बताया जा रहा है। अब यह प्रमेय को सिद्ध कैसे करेंगे कि n सदस्य वाले समुच्चयों की उप समुच्चयों की कुल संख्या 2n होती है, वो आगे हम देखते हैं। लिखेंगे समस्त उप समुच्चयों की संख्या जो होगी, मान लेते हैं हमारे पास एक समुच्चय है जिसमें n सदस्य हैं। ठीक, n सदस्य हैं या n एलिमेंट हैं, तो उनके कुल जो उप समुच्चयों की संख्या 2n होगी। कैसे होगी देखते हैं। ठीक, मान लेते हैं n सदस्य हैं उसमें, तो उसके कुल उप समुच्चय कितने होंगे? तो भैया सबसे पहले तो एक रिक्त समुच्चय आएगा उप समुच्चय में। सबसे पहले इसका उप समुच्चय क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। फिर एक एक एलिमेंट लेके समुच्चय बनाएंगे, यानी NC1, फिर दो दो सदस्य लेके बनाएंगे यानी NC2, फिर तीन तीन सदस्य लेके बनाएंगे NC3। ठीक, इसी तरह से अगर n सदस्य हैं तो डॉट 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 NCn सदस्य लेकर बनाएंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। रिक्त समुच्चय है, उसको हम लोग एक समुच्चय गिनेंगे, एक, उसके बाद NC1, उसके बाद NC2, NC3 डॉट 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 NCn। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसका एक फार्मूला आता है, उस फार्मूले के हिसाब से अगर हम इसको जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे, सभी को अगर ऐसे हम जोड़ दें आपस में, ठीक, तो एक फार्मूला निकल कर आता है। इसका वैल्यू 1 होगा और इस टोटल का वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसका पावर n आएगा। हम 2 के पावर n करते हैं। ये हम आगे के चैप्टर में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें एक फार्मूला आता है NC1, NC2, NC3। अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए ऐसा बताया गया है कि यदि किसी समुच्चय में n सदस्य हैं तो उसमें उसके कुल उप समुच्चयों की जो संख्या होगी 2 की पावर n होगी। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक समुच्चय ये है जिसमें 7, 9 और 23 तीन सदस्य हैं। अगर पूछ लिए प्रश्न में कि इसके कुल कितने उप समुच्चय होंगे तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले बहुत सिंपल है, सबसे पहले 2 लिखेंगे, 1 2 3, इस पे 3 घात रख देंगे, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 4, 4 गुणा 8, यानी कुल 8 उप समुच्चय होंगे। ठीक, और ये प्रमेय वही बता रहा है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर काफी अच्छा पसंद आया होगा, और इस लेक्चर के साथ अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1B को, और एक्सरसाइज 1B को पूरे अच्छे से हम समझेंगे और एक एक प्रश्नों को लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।